तो आज क्या है, पार्ट 3, मतलब तीसरा क्लास होगा सामाजिक राजनीतिक का, जो कि बिहार बोर्ड का है, कक्षा 7वीं के लिए। पहला चैप्टर क्या है, भारतीय लोकतंत्र में समानता। इतना हम लोग 2 पार्ट हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। पहला पार्ट में हम लोग जो देखे थे उसमें क्या देखे थे कि अनुच्छेद 14 तक है ना, अनुच्छेद 14 यानी अनुच्छेद 14 जो है वो क्या कह रहा था कि विधि के समक्ष समानता, ठीक है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता। इसका अर्थ क्या बतलाए थे कि मजदूर वर्ग से लेकर राष्ट्रपति वर्ग तक का जो है ना, वो एक ही कानून से क्या किया जाएगा, शासित होगा। वो जितना मजदूर वर्ग पे जैसे किससे बतलाए थे कि 1951 है ना, आरपी एक्ट 1951 जितना मजदूर वर्ग पे लागू होता है उतना ही राष्ट्रपति वर्ग पे भी लागू होता है। आरपी एक्ट 1952 भी जितना मजदूर वर्ग पे लागू होता है उतना ही राष्ट्रपति वर्ग पे भी लागू होता है। ये अनुच्छेद 14 कहता है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि नागरिकों के बीच, नागरिकों को लेकर के जाति, धर्म, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान को लेकर के भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 ये कहता है कि नागरिकों को लेकर के, नागरिकों के बीच, नागरिकों को लेकर के, ठीक है, जाति हो या धर्म के प्रति हो या मूल्यवंश के प्रति हो या लिंग के प्रति हो या जन्म स्थान को लेकर हो, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब भेदभाव जो ये नहीं किया जाएगा, इसमें ना तो राज्य भेदभाव कर सकता है ना ही व्यक्ति भेदभाव कर सकता है। राज्य को भी अनुमति नहीं है कि आप किसी विशेष जात को आप ऊंचा दिखाएं और नीचे वर्ग का आप नीचा दिखाएं, ऐसा राज्य को भी अनुमति नहीं दिया गया संविधान के अकॉर्डिंग। तो वही बात है कि ना तो राज्य इसका अनुमति भेदभाव करेगा और ना ही व्यक्ति भेदभाव करेगा। जैसे सार्वजनिक होटल, तालाब, कुआं, धर्मशाला, पार्क, सड़क यातायात, रेलवे यातायात, इस सब जगह पे कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता। अगर करेगा तो फिर वो दंडनीय अपराध माना जाएगा, फिर उस पर कार्रवाई हो सकती है। ना तो राज्य कर सकती है भेदभाव, ना तो व्यक्ति कर सकता है भेदभाव। सार्वजनिक स्थान पे जैसे मंदिर हो गया, मंदिर क्या है, सार्वजनिक स्थान है ना। सार्वजनिक स्थान है तो मंदिर में क्या होती है, पूजा होती है। अब हम लोग पूजनीय है, पूजा करते हैं मान के चलो, तो सभी वहाँ पे सभी वर्ग के व्यक्ति को पूजा करने का अधिकार है। किसी को रोक हम नहीं सकते हैं। अगर हम लोग अगर रोकते हैं उन्हें, या कोई भी व्यक्ति उन्हें रोका जाता है पूजा करने से, तो फिर वो दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। फिर वो व्यक्ति जा करके अगर अपील करता है वहाँ पे, तो फिर हम लोग को दंड भुगतना पड़ सकता है, जो भी व्यक्ति ऐसा करेगा। तो सार्वजनिक स्थल पे किसी भी प्रकार का भेदभाव व्यक्ति या व्यक्ति के बीच में नहीं करना चाहिए और नहीं होना भी चाहिए। और भेदभाव होगा क्यों, है ना, भेदभाव क्यों होना चाहिए, सब एक ही मिट्टी का बना हुआ, समझ गया ना। ये जात पात क्या है नहीं है, कुछ भी नहीं है, समझ लो एक तरह से। जिस समय समाज विकास ही हो रहा होगा उस समय सोच के देखो, जिस समय समाज ही सिर्फ समाज विकास की ओर होगा। आदिवासी ज़िंदगी जी रहा था, बहुत ज़्यादा आदिवासी ज़िंदगी जिया जा रहा था, उस समय क्या जात पात होगा। रहन सहन के, मुझे ऐसा लगता है कि रहन सहन के आधार पे जो ना व्यक्ति को जात के नाम पे क्या कर दिया, बंटवारा कर दिया। सब कुछ नहीं होता। तो सार्वजनिक होटल, तालाब, कुआं, धर्मशाला, पार्क, सड़क यातायात, रेलवे यातायात, इस सब जगह पे हम लोग किसी भी प्रकार का भेदभाव, कहीं पे भी किसी भी प्रकार का भेदभाव हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये कहता है अनुच्छेद 15। अब अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि, क्योंकि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, बता चुके हैं कि समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से लेकर कहाँ तक है, 18 तक है। 14 से लेकर के 18 तक है। तो अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि जाति, धर्म, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, बस इसमें क्या कर दिया, एगो निवास स्थान ऐड कर दिया। अनुच्छेद 15 में जितना कुछ बताया है उसमें एक चीज़ और ऐड कर दिया, निवास स्थान के आधार पर सरकारी नौकरियों में राज्य भेदभाव नहीं करेगा। तो अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि चाहे जाति हो, लिंग हो, ठीक है, धर्म हो, मूलवंश हो, जन्म स्थान हो और निवास स्थान हो, इसके आधार पर सरकारी नौकरी में भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। जैसे होता है ना कि अब कोई विशेष जात का है, विशेष वर्ग का है, तो उनको नौकरी दे दिया जाएगा, जो विशेष वर्ग का नहीं उसे नौकरी ना दिया जाएगा। तो राज्य भी इसके मामले में भेदभाव नहीं कर सकता है सरकारी नौकरी के। इसका अर्थ क्या हो कि सभी पद सभी नागरिकों के लिए खुले हुए हैं, चाहे कोई भी पद हो, कोई भी पद का नौकरी क्यों ना हो, वो सभी नागरिकों के लिए खुला हुआ है। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता कि ये इस श्रेणी से आता है, इस वर्ग से आता है, इसे ये नौकरियां नहीं दिया जाएगा, समझ गया। तो इस प्रकार का किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करने का अधिकार है। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, छुआछूत। क्या कहता है,
छुआछूत, जो कि बहुत ज़्यादा दंडनीय अपराध है, विधि द्वारा दंडनीय अपराध माना जाएगा इसे। अगर छुआछूत होता है ना, जैसे कि स्कूल में हम लोग पढ़ने जाते हैं तो स्कूल में क्या होता है, सभी वर्ग के विद्यार्थी पढ़ने आते हैं, है ना, सभी वर्ग के विद्यार्थी पढ़ने आते हैं, SC से भी आते हैं, ST से भी आते हैं, सभी धर्म के, जाति धर्म के बच्चे सब वहाँ क्या करते हैं, पढ़ने आते हैं। तो अब ये नहीं कि वहाँ पे छुआछूत वाला काम किसी उसके बगल में बैठेंगे तो मेरा शरीर छुआ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सब दंडनीय अपराध है। ऐसा करने पे, ऐसा सोच रखने पे बहुत बड़ा दंड माना जाएगा और उस पर कार्रवाई किया जा सकता है। जैसे क्योंकि संविधान में नकारात्मक भेदभाव को अनुमति नहीं है, लेकिन सकारात्मक भेदभाव की अनुमति है। अब जैसे इसका अर्थ ये भी नहीं हुआ कि मान के चलो कि अब तुम लोग के मन में सवाल आता होगा कि जो SC ST में आता है, SC ST वर्ग में आता है, उनको आरक्षण मिलता है, सुना है ना, उसको आरक्षण मिलता है, तो वो तो भेदभाव हो गया। मन में सवाल आता होगा ना कि हम लोग को आरक्षण नहीं मिलता है लेकिन उन लोग को आरक्षण मिलता है, तो सरकार द्वारा तो भेदभाव ही है। भेदभाव नहीं तो क्या है, ये भेदभाव नहीं है। सैकड़ों साल से जो वो अत्याचार सहते आ रहा है, जो अपने अधिकार से वंचित रखा गया है, वरिष्ठ नागरिक, वरिष्ठ यानी उच्च वर्ग के समाजवादी लोग, समाज के व्यक्ति लोग, जो उन्हें क्या करके रखा, दबा के रखा गया है ना, उसे अपना अधिकार तक नहीं लेने दिया गया है। तो वो अपना अधिकार जो सैकड़ों वर्ष से जो दबदबे रूप में है, दबे हुए रूप में था, वो उसको अपना अधिकार मिल सके, इसलिए सरकार उनके लिए क्या किया है, आरक्षण का व्यवस्था किया है और आरक्षण देता है। नौकरियां पाने में, नौकरियां करने में, पढ़ाई लिखाई करने में छूट दिया जाता है उन्हें, क्योंकि वो सैकड़ों साल से क्या है, दबे हुए था। तो वो भेदभाव नहीं है। अब इसे एक माध्यम से और समझो, जैसे कि मान के चलो किसे कोई परिवार है, उस परिवार में मान लेते हैं किसे 3 भाई बहन कोई है, ठीक है, 3 भाई बहन है। जैसे मान लो तुम ही लोग में से कोई 3 भाई बहन हो। अब 3 भाई बहन में से मान लो किसी का एक का तबीयत खराब हो गया। अब किसी एक का तबीयत खराब हो गया तो माँ सबसे ज़्यादा प्यार किससे करेगी, गोदी में किसे लेगा, जिसका तबीयत खराब उसी को लेगा। अब उसको हम बोलेंगे कि ये हमारे लिए भेदभाव, उसको गोदी में लेता है, हमको नहीं लेता, तो भाई ये तो फिर समझ सकता है। फिर अगर ये भेदभाव है तो तुम्हारे नज़रिए से दूसरा वाला भेदभाव क्या हो सकता है, क्योंकि उनको तबीयत खराब है, उन्हें ज़रूरत है, हिम्मत की ज़रूरत है, उन्हें प्यार की ज़रूरत है, उन्हें देखभाल की ज़रूरत है, इसलिए उनको प्यार किया जा रहा है। अब जैसे दूधे का बात कर लो। अब दूध है, मान के चलो दूध लाता है। अब प्रत्येक दिन तीनों भाई बहन दूध पीता है। अब दूध पीता है प्रत्येक दिन तीनों भाई बहन। अब जिसका तबीयत खराब है, अब उसके लिए दूध बचा के रखना पड़ेगा, अधिक देना होगा, तब ना उस स्वास्थ्य जल्दी तंदुरुस्त होगा, तो जल्दी ठीक होगा, सही होगा। क्योंकि स्वास्थ्य जब भी खराब होता है तो समझ लो कि तुम्हारे शरीर में ऊर्जा की कमी है। सबसे पहला अति यही है होता है। अगर ऊर्जा का जैसे ही कमी होता है, कमजोरी शरीर में घुसेगा, तबीयत खराब होना शुरू हो जाएगा। तो कमजोरी दूर करने के लिए क्या करेगा, जब तुम्हें एक एक गिलास तीनों भाई बहन को दूध मिलता था पीने के लिए, तो उस दौरान जिस दो का तबीयत सही है उनको क्या किया जाएगा, आधा गिलास दूध दिया जाएगा, और उनको वो दोनों का हिस्से का दूध उनको दिया जाएगा कि ये पी लेगा, क्योंकि इनका तबीयत खराब है। इनको अगर तुम लोग बोलेगा कि ये तो भेदभाव है, तो फिर अलग की बात है, वो तो सोच ही अलग है। तो इसी प्रकार का इसमें अनुच्छेद क्या बोलते हैं, कहाँ गया, हाँ, यह जो तो इस प्रकार का सोच को हम क्या बोलते हैं, सकारात्मक सोच, ठीक है। तो संविधान में नकारात्मक भेदभाव को अनुमति नहीं। नकारात्मक भेदभाव मतलब जैसे ये छुआछूत सब हो गया, नकारात्मक भेदभाव हो गया। स्कूल में जो जाते हैं पढ़ने के लिए, अब किसी बच्चे से दूर बैठना, ये भी क्या है, भेदभाव है। काहे दूर बैठेंगे हम, सब एक समान है, सब एक जैसा है, समझा गया। लेकिन अगर ये जो दूध वाला कहानी बताए, तबीयत खराब होने वाला कहानी बताए, अगर इसको ये भेदभाव है, लेकिन इसको कैसा भेदभाव माना जाता है, सकारात्मक भेदभाव माना जाता है, मतलब अच्छा के लिए, समझिए, उसके अच्छे के लिए ये भेदभाव है ना। तो इसलिए संविधान में नकारात्मक भेदभाव की अनुमति नहीं है, लेकिन सकारात्मक भेदभाव की अनुमति है, ठीक है। ये क्या अनुच्छेद 17 कहता है, ठीक है। अनुच्छेद 17 के अकॉर्डिंग छुआछूत समझ में आ गया है। विधि द्वारा अगर छुआछूत के प्रति अगर अभी भी विचारधारणा है हम लोग के अंदर में, या तुम लोग के अंदर में, या किसी के अंदर में, तो समझ लो कि वो विधि के द्वारा दंडनीय अपराध माना जाएगा। फिर उस पर अगर सामने वाला जाकर के ऐसा बोले देता है, बता दिया जाता है कि मेरे साथ इस प्रकार का भेदभाव किया जा रहा है, तो उस पर फिर कार्रवाई हो सकती है, बढ़िया वाला, फिर समझ लेना। अब देखो अनुच्छेद 18 क्या कहता है। अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का अंत।
अनुच्छेद क्या 18 क्या करता है, उपाधियों का। उपाधियों का अंत, ये इसका मतलब ये हुआ कि ये जो छुआछूत हो गया या धर्म, जात, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान को लेकर जो भेदभाव है उनको ख़त्म करने का काम कौन करता है, अनुच्छेद 18। इसलिए लिखे हैं उपाधियों का अंत। इसका क्या मतलब है, किसी के साथ जाति या जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, सब बराबर है। तो ये सब अनुच्छेद 18 क्या करता है, उपाधियों का अंत करता है। ये सब जो विचारधाराएं हैं इन सब का अंत करने के लिए क्या है, अनुच्छेद 18 की ये सब चीज़ आप लोग को नहीं करना है, क्योंकि अनुच्छेद 18 के अकॉर्डिंग कहता है कि उपाधियों का अंत है, इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। संविधान के नज़र में सभी व्यक्ति, देश के सभी व्यक्ति, सभी नागरिक क्या हैं, और सभी वर्ग के व्यक्ति क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, अब देखो, अब इन सब चीज़ को पालन करने के लिए शासन द्वारा समानता के सिद्धांत को कैसे लागू किया गया है। ठीक है, समानता का जो सिद्धांत है देश में कैसे लागू किया गया है, तो इसको दो तरह से लागू किया गया है। एक कानून बना करके, ठीक है, एक क्या कर दिया, कानून, ये सब क्या है, कानूनी तो ही है ना, ऐसा करने पर हमें अपराध में दंड मिलेगा, दंड मिल सकता है हमें, तो कानून बनाकर एक हो गया। दूसरा क्या हो गया, विभिन्न प्रकार की नीतियों, कार्यक्रमों और स्कीमों के माध्यम से। अब ये क्या होता है, विभिन्न प्रकार का सरकार देखता होगा कि से जो अत्यंत पिछड़े वर्ग के हैं, जैसे SC हो गया, ST हो गया, या जो वो गरीब इंसान है, उनके लिए कुछ ना कुछ लाभदायक कार्यक्रम, योजनाएं लाते रहते हैं ताकि वो विकास कर सके। जैसे किसान हो गया, किसान सबके प्रति भी बहुत सारा योजना के बारे में तुम लोग सुना होगा कि ये किसान के प्रति योजना आया है ताकि किसान, इससे क्या हो सके, किसान को राहत मिल सके और उन्नति कर सके, कम खर्च में ज़्यादा उपज कर सके। तो इस प्रकार की योजनाएं सरकार क्या करती है, लाते रहती है। जैसे इंदिरा आवास योजना हो गया, इनके लिए है, गरीब आदमी के, नागरिक के लिए है ना, तो गरीब नागरिक के लिए है। तो इसका क्या अर्थ है, इससे लाभ हो सके, उन्हें घर मिल सके। तो इस प्रकार की योजना ला करके क्या करता है, ये सिद्धांत को लागू कर रहा है। जैसे एक उदाहरण और समझ सकते हैं, जैसे कि मान के चलो, अब SC ST दलित वर्ग ले लो। दलित वर्ग अब सैकड़ों साल से क्या होते आ रहा है, वो हर चीज़ से वंचित रहा है। वरिष्ठ समाज जो है क्या कर दिया है, वरिष्ठ समाज का व्यक्ति सब उस समय में क्या करता था कि उनको दाब के रखता था, उसको अपना अधिकार भी नहीं लेने देता था। तो वो व्यक्ति दबे हुए हैं, अब उनके लिए सरकार योजना नहीं लाएगा तो फिर वो बराबर कैसे खड़ा होंगे हम लोग के, या ऊंचे वर्ग के व्यक्ति के साथ बराबर कैसे खड़े होंगे। तो उनको ऊंचे वर्ग का दर्जा मिले या ऊंचे वर्ग के बराबर खड़ा हो जाए, इसलिए उन लोगों के लिए सरकार क्या करती है, योजनाएं लाते रहती है, आरक्षण लाते रहती है, सुविधाएं उपलब्ध कराते रहती है। तो ये भेदभाव नहीं है, समझ गया ना। अब एक एग्जाम्पल और समझो, जैसे यहाँ पे ले लिया है कि इसको एक और उदाहरण ले लो इसको लागू करने का। स्कूल में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। पहले क्या था कि सरकारी स्कूल सब में क्या होता था कि सिर्फ भोजन की व्यवस्था नहीं थी। भोजन का जब व्यवस्था नहीं थी तो क्या होता था कि बच्चे तो स्कूल जाते थे, लेकिन बच्चे स्कूल जाते थे पढ़ाई करने के लिए, दोपहर में जो खाना खाने के लिए बच्चे घर वापस आते थे तो दोबारा फिर स्कूल वो नहीं जा पाते थे, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होता था कि जब दोपहर में बच्चे स्कूल से आते थे खाना खाने के लिए घर, तो उसकी मम्मी पापा अगर बहुत ज़्यादा गरीब है तो मम्मी पापा कहाँ जाते हैं, मजदूरी करने जाते थे। तो मजदूरी छोड़ करके उसकी माँ को आना पड़ता था बच्चे को खाना खिलाने के लिए, और बच्चे को खाना खिलाने में ले आता था, खाना खिलाता था और बच्चे दोबारा स्कूल नहीं जाता था। लेकिन जब से ये स्कूल में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था हुई है तब से क्या हुआ है कि बच्चे स्कूल आ भी रहे हैं और बच्चे अधिक मात्रा में आ भी रहे हैं। और प्लस में स्कूल में जो मध्याह्न यानी दोपहर के बाद जो लंच टाइम होता था, दोपहर में जो बच्चे स्कूल वहाँ पे घर चले आते थे उसके बाद नहीं जाते थे, अब वो बच्चा वहीं पे रहना सीख गया और वहीं पे रहता था बढ़िया तरह से। ठीक है, यह योजना सर्वप्रथम भारत के तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ हुआ था। यह जो योजना प्रारंभ हुआ था, ये दोपहर का भोजन वाला जो सरकारी स्कूल में योजना लागू हुआ था, सबसे पहले भारत के तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ हुआ था, शुरुआत हुआ था। ठीक है, 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य के सरकारों को इसे 6 महीने के अंदर लागू करने को कहा गया। ठीक है, सबसे पहले भारत के किस राज्य में ये मध्याह्न भोजन सिस्टम लागू हुआ था, तमिलनाडु, भारत के तमिलनाडु राज्य में लागू हुआ था। और इसका परिणाम जब वहाँ पे देखा गया, तमिलनाडु राज्य में जब लागू हुआ तो उसका परिणाम देखा गया कि बच्चे जो स्कूल आ रहे हैं उसके आने में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। ठीक है, और दोपहर के बाद जो बच्चे स्कूल नहीं आते थे वो बच्चा फिर स्कूल में ही रहना सीख गया और दोपहर के बाद भी वहाँ पे रहता था, स्कूल में समय बिताना सीख गया। तो इसमें परिवर्तन आ गया। उसके बाद
जिस बच्चे की माँ बाप को मजदूरी छोड़ करके खाना खिलाने बच्चे को आना पड़ता था, वो भी समस्या क्या हो गया, दूर हो गया। अब वो भी समस्या दूर हो गया तो इस चीज़ को सरकार जो है तमिलनाडु सरकार जो थी इसका क्या करवाया, एक क्या बोलते हैं उसको, स्कूल के प्रति होता है ना कि से इन्वेस्टिगेट करवाया है ना, जांच पड़ताल करवाया। तो जांच पड़ताल में पता चला कि इसमें से बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है, अच्छा खासा परिवर्तन हुआ है। तो परिवर्तन हुआ है तो ये चीज़ अब सुप्रीम कोर्ट भी देख रही थी, है ना, उच्च न्यायालय भी के द्वारा भी देखा जा रहा था। तो उच्च न्यायालय जब देखा तो देखा कि ये अच्छा काम है, अच्छा है बच्चों के भविष्य के लिए। तो इसके लिए उच्च न्यायालय ने आदेश दे दिया 2001 में कि सभी राज्य के सरकार, जितना भी भारत में जितना भी राज्य है, सभी राज्य के सरकार को आदेश दे दिया कि आप अपने अपने सरकारी स्कूल में, प्राथमिक जो सरकारी स्कूल है उस स्कूल में आप ये योजना 6 महीना के अंदर लागू किया जाए। और तब जाके सभी राज्य में ये क्या होना शुरू हो गया, लागू होना शुरू हो गया। और 6 महीने के अंदर में क्या हो गया, लागू हो गया। अब देखो बच्चे स्कूल तो जा रहे हैं, अभी भी जा रहे हैं, लेकिन अभी भी क्या होता है कि इसे एक प्रकार का अगर देखा जाए तो भेदभाव तो अभी भी कुछ ना कुछ स्तर पे है। ठीक है, ये कानून को भी पता है, ये सरकार को भी पता है। जैसे प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल दोनों में कंपेयर करो, देखो कितना कम अथी मिलेगा तुमको, एरर मिलेगा। सरकारी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है देखो कैसा है, और प्राइवेट स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो कैसा है, कितना अंतर है। प्राइवेट स्कूल जो है बहुत अच्छा तरह से हर कुछ दिया गया, लुक वुक बनाया गया है बहुत अच्छी तरह से, लेकिन सरकारी स्कूल अभी भी उस तरह का नहीं बनाया गया है। और प्राइवेट स्कूल में शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है, शिक्षक वहाँ पे एक शिक्षक सब हैं। और सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं लेकिन पता नहीं सिलेबस क्यों नहीं पढ़ाते हैं, क्या कारण है। ठीक है, अगर 100 शिक्षक की बात करें 100% में, तो 100% में 90% शिक्षक ऐसे हैं जो वेल एजुकेटेड हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। ऐसा नहीं कि उसके अंदर में योग्यताएं की कमी है, योग्यताएं की कमी नहीं है। 10 गो हाँ न्यूज़ के जरिया तुम लोग को देखने के लिए मिलता होगा कि किसी एरिया का सरकारी स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में या प्राथमिक विद्यालय में जो है ना, मीडिया वाला गया पूछताछ किया तो जनवरी का स्पेलिंग नहीं लगा पाया मैडम, कोई फरवरी का स्पेलिंग नहीं लगा पाया कोई सर, कोई दिसंबर का स्पेलिंग नहीं लगा पाया। तो ये 100 गो में 10 गो अपवाद मिलेगा, लेकिन 90% जो अभी के दौर में जो 90% है शिक्षक जो है वे शिक्षक लोग जो जितना भी है वो वेल एजुकेटेड है, बहुत अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। क्यों? क्योंकि अब समझ सकता है कि बीपीएससी लेवल का टीचर का अति कर दिया है, बहाली कर दिया है, उसको बीएड करना होगा, इंट्रांस एग्ज़ाम निकालना होगा, उसका बाद फिर बीपीएससी एग्ज़ाम निकालना होगा, फिर उसका मेरिट लिस्ट बनेगा, तब जाके उसका सिलेक्शन होता है टीचर के पद के लिए। तो पढ़ाई योग्यताएं में कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं पढ़ाना, सिलेबस क्यों नहीं पढ़ाते हैं ये समझ में नहीं आता। स्कूल में कहीं से न्यूज़ सब देखते हैं तो न्यूज़ सब अगर तुम लोग देखता होगा तो शिक्षक सोए हुए हैं, बैठ के टाइम पास कर रहे हैं, समय पे नहीं आ पा रहे हैं। तो इसके पीछे सिर्फ सरकार, ऐसा नहीं कि इसमें सरकार की गलती है, सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन इसमें समाज जागरूक नहीं है, हम लोग का समाज ही जागरूक नहीं है। समाज में अगर 2 वरिष्ठ व्यक्ति अगर इस चीज़ को करने के लिए प्रत्येक हर एक 2 से 3 दिन में सरकारी स्कूल जाके जांच पड़ताल करें, क्या हो रहा नहीं हो रहा, क्या पढ़ाई हो रहा नहीं हो रहा। अगर थोड़ा सा भी कोई कमी नज़र आता है तो एसडीएम साहब को कॉल करें, एसडीएम साहब के पास सूचना पहुँचाए एक बार सूचना, उसके बाद देखो परिवर्तन कितना आता है। एसडीएम साहब आएगा, जांच करेगा, नौकरियां खोएगा। जागरूक होने का ज़रूरी है, बच्चे सबको भी जागरूक होने का ज़रूरी है। हम पढ़ने जाते समय स्कूल में समय 6 से 7 घंटा समय बिताया जाता है, और 6 से 7 घंटा जो वहाँ बिताने जाते हो सिर्फ बैठने के लिए नहीं जाते हो, सीखने के लिए जाते हो, पढ़ने के लिए जाते हो। बहुत ऐसा रिपोर्ट है जो सरकारी स्कूल के प्रति कहता है कि 5 क्लास का जो बच्चा सब है वो 1 क्लास का हिंदी सही से नहीं पढ़ पाता। 5 क्लास का बच्चा जो है वो 3 डिजिट का भाग नहीं बना पाता। ये सरकारी आंकड़ा बता रहा है बिहार का। 5 क्लास का बच्चा 2 क्लास का 1 क्लास का हिंदी रीडिंग नहीं कर पाता है, 3 डिजिट का भाग नहीं, 3 अंक वाला भाग नहीं बना पाता है।
तो शिक्षक को भी सोचना चाहिए कि एक समाज का, एक बच्चे का भविष्य उनके हाथ में होता है, किसी भी शिक्षक के हाथ में होता है। एक समाज का भविष्य होता है, बच्चे का भविष्य होता है उनके हाथ में। शिक्षक द्वारा ही लिखा जाएगा उन बच्चों का भविष्य। लेकिन फिर भी इसमें परिवर्तन नहीं आने के बाद समाज भी जागरूक नहीं है। बस यही कारण है, समाज को कोई मतलब ही नहीं है। आपका बच्चा पढ़ने जा रहा है, क्या पढ़ाई हो रहा है, नहीं पढ़ाई हो रहा है, आप उसका छानबीन नहीं कीजिएगा तो फिर पढ़ाने का क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ाने का। आपके समाज में स्कूल दिया, सरकार आपको अधिकार दिया है इस सब चीज़ के प्रति आवाज़ उठाने का। सरकार अधिकार दिया हुआ है कि आप जांच पड़ताल कर सकते हैं आपके स्कूल में क्या हो रहा है, खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, किस प्रकार का खाना मिल रहा है, पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किस प्रकार का पढ़ाई दिया जा रहा है, क्या सिलेबस पूरा होता है कि नहीं होता है सिलेबस पूरा, प्रत्येक सब्जेक्ट जो है अच्छी तरह से पढ़ाई करवाया जाता है कि नहीं करवाया जाता है। नहीं तो SDM साहब है इसके इलाज करने के लिए बढ़िया तरह से, लेकिन ऐसा नहीं। समाज के व्यक्ति को कोई मतलब ही नहीं है भविष्य का। जब तक वो जागरूक नहीं होगा, जब तक वो नहीं समझेगा इस चीज़ को, तब तक कुछ नहीं होने वाला है, परिवर्तन नहीं आएगा। ये बात को याद रखना। सरकार तो योजना पे योजना लागू किसके लिए कर रहा है? भोजन वाला प्रावधान लाया ना, स्कूल बैग मिल रहा है, किताबें सब मिल रही है, छात्रवृत्ति सब मिल रहा है ना। फिर 9th में जाएगा तो साइकिल दिया जा रहा है, क्योंकि सरकार को पता है कि 9th में जैसे जाएगा तो थोड़ा सा दूर स्कूल जाना पड़ेगा, तो 9th में साइकिल देता है ना। तो सरकार तो सब कुछ प्रोवाइड करवा ही रही है। अब सरकार सिर्फ यही काम को नहीं देखेगी, उसको बहुत सारा राज्य के बहुत बड़ा काम सबको देखना पड़ता है। तो नीचे स्तर पे है, अगर आवाज़ उठा करके सोचना उन तक पहुंचाया जाए तब ना वो इस पे एक्शन लेगा। लेकिन वहाँ तक खबर पहुंचाने वाला भी तो चाहिए। तो समाज के कुछ व्यक्तियों, 2-3 व्यक्ति मिल करके जो है सभी बैठक उठक करके बढ़िया तरह से इसको निगरानी करे, इसको सरकारी स्कूल सब का। फिर देखो कैसे वो समाज में नहीं आता है, बहुत परिवर्तन आता है, बहुत अच्छे तरह से आता है परिवर्तन। सब A to Z क्लास, शिक्षक लोग का समय पे आना हो जाएगा, समय पे क्लास लेना शुरू हो जाएगा, घंटी बाय घंटी क्लास होगा और सब्जेक्ट बढ़िया वेल मेथड से पढ़ाना शुरू कर देगा, अच्छी तरह से पढ़ाना शुरू हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ठीक है। आगे देखते हैं। तो समझ में आ गया ना कि शासन द्वारा समानता के सिद्धांत को कैसे लागू किया गया। एक तो कानून बना करके जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या हो गया तुम्हारा, ये विभिन्न प्रकार का नीतियों हो गया, कार्यक्रमों हो गया और स्कीमों को लागू करके, जैसे किसान के प्रति स्कीमों, दलित वर्ग के प्रति स्कीमों, या स्कूल में। और अच्छी स्कूल में एक चीज़ और आता था, स्कूल में भोजन जो लाया है, तो ये भोजन जो लाया गया था किन बच्चों के लिए लाया गया था? गरीब बच्चों के लिए, है ना। गरीब बच्चों के लिए भोजन लाया गया था। लेकिन स्कूल, सरकारी स्कूल में तो ज़रूरी है कि सिर्फ गरीब ही बच्चा पढ़ेगा, अमीर का भी बच्चा, कुछ अमीर का भी बच्चा पढ़ता है, ठीक है। अब अमीर में मतलब जैसे शिक्षक हो गए, बहुत अच्छा, मतलब जिसके पास अच्छा खासा पूंजी है, उसका बच्चा तुमको सरकारी स्कूल में नहीं मिलेगा। यही स्कूल में तुम देख लो कितना शिक्षक है, लेकिन कितना शिक्षक है, क्या उस सब शिक्षक का देखना कि क्या बच्चा इस स्कूल में आता है पढ़ने के लिए? नहीं आता पढ़ने के लिए, वो प्राइवेट स्कूल में भेज रहा है। मतलब उसको पता है शिक्षा का स्तर क्या है, वो खुद उस स्कूल का शिक्षक है, उसके बावजूद भी अपने बच्चा को वहाँ पर नहीं ला पाता पढ़ने के लिए, अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। कारण क्या? तो परिवर्तन लाना है तो आवाज़ उठाना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, बात याद रख लेना। अब यहाँ पे जो हुआ था, तो भोजन तो लाया था गरीब बच्चों के लिए, लेकिन कुछ कुछ बच्चा तो, अब गरीब मतलब जिसके पास बहुत ज़्यादा, क्या बोलते हैं, दयनीय स्थिति है, बहुत ज़्यादा स्थिति क्या है, ख़राब है, वो गरीब में आता है। अब तुम लोग में भी जाता है, तुम लोग भी तो भोजन करता है ना भोजन। तो तुम लोग में से बहुत ऐसा है जिसके पास कि ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी करता है ना भोजन। कारण क्या है इसके पीछे? कारण है कि बच्चे को थोड़ी ना समझ है कि उसको भोजन दे रहा है, हमको क्यों नहीं दे रहा। वो तो गार्जियन समझेगा ना, समझदार व्यक्ति समझेगा ना। बच्चे को क्या समझ में? बच्चा तो ये नहीं देखेगा उसको स्कूल में खाना दिया जा रहा है, हमको नहीं खाने दे रहा। तो बच्चे का मानसिकता अलग होता है। इसलिए सरकार फिर सोचा क्या, नहीं, ये सिर्फ गरीब के लिए ही नहीं रहेगा, सरकारी स्कूल में 8 क्लास तक जितने भी बच्चे पढ़ने आएंगे उस सभी को भोजन दिया जाएगा। क्योंकि समझदार व्यक्ति समझ सकता है, बच्चे का मानसिकता नहीं समझ सकता इस चीज़ को कि कौन गरीब है, गरीब क्या है, अमीर क्या है। बच्चे क्या समझेगा?
गरीबी अमीरी। इसलिए प्राथमिक स्कूल में जो है 8 क्लास तक के बच्चे को, सभी बच्चे को भोजन करने का प्रावधान करवाया गया। इससे फ़ायदा भी हुआ। इससे फ़ायदा क्या हो गया कि जो जात पात का प्रति भेदभाव था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि सभी बच्चे एक साथ बैठ करके खाते हैं, सभी बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। और जिस प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है, आज इस प्लेट में वो खाए, ज़रूरी है कल उसी प्लेट में वही खाएगा। इससे छुआछूत भेदभाव का प्रथा ख़त्म होने का है ना, ख़त्म होने का संभावना। उसके बाद और फ़ायदा क्या होगा, समाज में परिवर्तन क्या हुआ कि दलित वर्ग से खाना बनवाना शुरू कर दिया। समझता है ना, जो अत्यंत पिछड़े वर्ग के हैं, जिनके प्रति भेदभाव किया जाता, छुआछूत का प्रथा सब अपनाया जा रहा था, उन्हीं के द्वारा खाना बनवाने का प्रावधान ला दिया, है ना, उन्हीं के प्रति। तो खाना देख, जब भी स्कूल में तुम जाएगा तो देखना कि से वो दलित वर्ग का ही व्यक्ति होगा जो खाना बनाने का काम करता है। क्यों? क्योंकि उनके हाथ के द्वारा बनाया गया खाना क्या हो, सभी खाएं। और इससे क्या होगा, ये प्रथा सब क्या होगा, जो जाति के प्रति, धर्म के प्रति, मूलवंश के प्रति, लिंग के प्रति जो है, या छुआछूत के प्रति जो है, सब क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। इसलिए उनके द्वारा खाना बनवाया जाता है और सभी बच्चों को परोस के दिया जाता है खाना खाने के लिए। और इसमें परिवर्तन हुआ भी, लेकिन कई जगह हंगामा भी हुआ इस चीज़ के प्रति कि हम बच्चे को नहीं भेजेंगे स्कूल पढ़ने के लिए, खाना दलित वर्ग का व्यक्ति काहे बनाएगा। तो वहाँ पे जाके डीएम साहब संभाले हैं इस चीज़ को। डीएम साहब खुद कई जगह पे न्यूज़ सुने हैं कि डीएम साहब वहाँ पे गए और जाने के बाद क्या कर दिए, वहाँ पे वो जो महिला से खाना बनवाया, बना करके खुद बैठ करके महिला के हाथों से परसवा करके खाना डीएम साहब खाएँ, और एक संकेत दिए कि ये छुआछूत सब, ये सब अछूत उछूत जो होता है, सब कुछ भी नहीं है, ये जाति वर्ग प्रथा कुछ भी नहीं है। हम यह खाना खा रहे हैं तो आपका बच्चा भी खाना खाएगा, जब हम खा सकते हैं तो डीएम साहब खाना खा के दिखाया सभी समाज के व्यक्ति को, तब जाके समाज माना इस चीज़ को। समझ गया ना। उसके बावजूद भी जो नहीं मानेगा, तो पता है ना, जिला का मालिक है, हाँ, सुधारने में कमियों नहीं करेगा, तुरंत ही सुधार देगा। पहले समझाता है प्यार से, तरीका से, समझ जाओ। और उसके बावजूद भी है तो इसके प्रति संविधान ना, नियम है ना, जो जिस संविधान के कारण हमारा देश चल रहा है, वो संविधान कह रहा है कि ये सब चीज़ नहीं करना है, ये दंडनीय अपराध है। तो फिर दंडनीय अपराध भुगतने के लिए तैयार रहो, अगर मनमानी करेगा तो। हम, और दूसरी बात, किसी बच्चे के साथ भी हम दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं, किसी के द्वारा भी, कोई भी बच्चा के प्रति, जैसे 0 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों के लिए, समझिए ना। यानी 0 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के से ना तो हम कोई काम करवा सकते हैं, ना तो कोई काम ले सकते हैं हम, ना तो हम बाल मजदूरी उससे करवा सकते हैं। ये भी दंडनीय अपराध है, चाहे वो गार्जियन ही क्यों ना हो, उसको भी सज़ा मिल सकती है। 14 वर्ष से पहले अगर किसी भी प्रकार का उस पर प्रतिक्रिया करने का कोशिश करता है तो ये दंडनीय अपराध है। अब बाकी और सब जो इससे पहले तुम लोग को बतलाए थे, स्वतंत्रता हो गया, समानता हो गया, इस सब का अधिकार तो सब दिन रहेगा। तो कितना परिवर्तन ये दोपहर वाला भोजन से आया है, समझ में आ गया ना, कितना परिवर्तन आया। ये धर्म, जात, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान से भी क्या हो गया, छुटकारा मिल गया। इसमें जो भेदभाव थोड़ा बहुत बचा तो वो भी ख़त्म होने शुरू हो गया। और जो दलित के प्रति मानसिकता था, दलित वर्ग के प्रति जो मानसिकता था ऊंचे वर्ग के व्यक्ति का, वो मानसिकता भी धीरे धीरे क्या होना शुरू हो गया, ख़त्म होना शुरू हो गया। अब देखो अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। अब अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे में देखो, इसमें एक अमेरिका है। अमेरिका पता होगा, अमेरिका जो विश्व में सबसे पहले स्वतंत्र वही हुआ था, आज़ाद हुआ था। अच्छा, यहाँ तक ही हुआ है, अब रुक जाओ। अब देखो, अब इस बोर्ड पे लिखे हुए हैं अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। अभी अन्य लोकतंत्र में, तो इससे क्या पता चला, अभी जो समझाए से तो ये पता चला कि अभी भी पूरा तरह से समानता ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, इससे क्योंकि पहला क्लास में बतला दिए थे कि हम ये भी नहीं कह सकते कि पूरी तरह से समानता ख़त्म हो गई है, और ये भी नहीं कह सकते कि समानता है, बतलाए थे ना। तो पूरी तरह से अभी भी ख़त्म नहीं है। तो उसी तरह में उदाहरण है कि अमेरिका जो है वो विश्व में सबसे पहले आज़ाद हुआ था। और अन्य लोकतंत्र में देखो, यहाँ पे स्वतंत्र हुआ था कब, 1887 ईस्वी में, समझ गया, ये स्वतंत्र हो गया था। लेकिन 1950 के दशक में रंग भेद की नीति थी गोरे और
गैर गोरे की। रंग भेद समझता है ना, श्वेत लोग और अश्वेत लोग, ठीक है ना। अभी एगो अश्वेत को अगर देखा जाए तो जो काला होता है रंग का, लेकिन ये अब बोलना अब शब्द है। अगर काले रंग से हम किसी को संबोधित करते हैं तो ये दंडनीय अपराध है। समझाने के लिए हम बोल रहे हैं, ऐसा मत बोलो कि हम क्यों बोल रहे हैं, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं कि काला रंग, अगर किसी को हम काला, कोई काला रंग का व्यक्ति है उनको अगर हम काले बोल देंगे तो ये दंडनीय अपराध है, बहुत ज़्यादा फिर इसमें फंस सकता है भयंकर तरह से, ये कानूनी अपराध है। तो उसी को अश्वेत नाम दिया गया है, गैर गोरे दिया है। किताब भी इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा, समझ रहा, किताब भी इन शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो स्वतंत्रता हो गया था 1887 में ही, लेकिन ये बात कब है, 1950। 1950 तक भी, 1950 के दशक में भी रंग भेद की नीति थी गोरे और गैर गोरे के बीच अमेरिका में, बताओ। जबकि आज़ाद हुआ तब 1857 में और 87 में संविधान लागू हो गया था, लोकतंत्र भी लागू हो गया था यहाँ पर। उसके बावजूद भी 1950 तक रंग भेद की नीति थी वहाँ पे अमेरिका में, गोरे के बीच में और गैर गोरे के बीच में। क्यों? क्योंकि अमेरिका और अफ्रीका, अमेरिका में क्या हुआ था कि अमेरिका में जब अफ्रीका गुलाम था अमेरिका का, तो अफ्रीका से क्या हुआ था, बहुत सारा व्यक्ति को लाया गया था अमेरिका लाया गया, तो उसका पीढ़ी, उसका पुश्त सब आके बस गया। अब अमेरिका का ही होके रह गया, अब अमेरिका का ही होके रह गया। तो अफ्रीका में जो है किस प्रकार का व्यक्ति है, अश्वेत व्यक्ति है। वहाँ का तो जन्म स्थान ही ऐसा ही है, वहाँ का व्यक्ति ही ऐसा होता है, इसमें उसका क्या कसूर है ना। वहाँ का जलवायु ही वैसा है, तो वहाँ पे जलवायु जब वैसा ही है तो वहाँ पे उस व्यक्ति का क्या कसूर है, अश्वेत होने का कोई कसूर नहीं है। तो वहाँ का कुछ व्यक्ति जो है परमानेंटली कहाँ बस गए थे, अमेरिका में आके बस गए थे परमानेंटली, अमेरिका में आके जगह बस गए थे। तो वहाँ पे देखो आज़ाद हुआ कब, और 1950 दशक तक रंग भेद की नीति वहाँ पे अमेरिका में थी, गोरे और गैर गोरे के बीच में, इसलिए यहाँ पे लिखे अमेरिका और अफ्रीका के बीच में ये था, ठीक है। तो हुआ क्या, पहली बार ओबामा वहाँ का राष्ट्रपति बने थे, और ओबामा जो थे अश्वेत व्यक्ति थे, ठीक है, अश्वेत व्यक्ति थे जो पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, जबकि अश्वेत व्यक्ति थे। और जितना भी अश्वेत व्यक्ति थे वो बहुत ज़्यादा रोया था खुशी के मारे कि अश्वेत व्यक्ति को क्या दिया गया, समानता का दर्जा दिया गया है। अब जाके हमें समानता का दर्जा मिला है अमेरिका जैसे देश में, है ना। तो इसलिए ओबामा का राष्ट्रपति बना था, पहला राष्ट्रपति अश्वेत व्यक्ति थे जो पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। अब ये ओबामा पहली राष्ट्रपति का मतलब ये नहीं हुआ कि अमेरिका का पहला राष्ट्रपति, अश्वेत में, समझ गया ना, अश्वेत में पहला व्यक्ति जो राष्ट्रपति बने थे वो कौन थे, ओबामा साहब। अश्वेत व्यक्ति थे जो पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। अब देखो इसमें क्या होता है, लोकतंत्र होने के बावजूद भी सार्वजनिक बस में बैठने के लिए नियम था कि श्वेत लोग आगे बैठेंगे और अश्वेत लोग पीछे बैठेंगे। बताओ, ये अमेरिका जैसा शहर में, देश में ये नियम था कि लोकतंत्र होने के बावजूद भी सार्वजनिक बस, समझता है ना, जिसमें सभी व्यक्ति सफ़र कर सकता है, बैठ सकता है, तो उसमें नियम क्या था कि जो श्वेत व्यक्ति है वो आगे बैठेंगे, जो अश्वेत व्यक्ति है वो पीछे बैठेंगे, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, एक बार 1 दिसंबर 1955 को, कब, 1 दिसंबर 1955 को, 1 दिसंबर 1955 को क्या होता है कि वहाँ पे एक महिला थी रोजा पार्क्स नाम की, ठीक है। वो बहुत बेचारी काम वाम करके थकी हारी आ रही थी, और थकी हुई आई और कहाँ जाके बस में बैठ गई, और बस में बैठ गई, सीट पे बैठ गई। अब पीछे में भी अगर अश्वेत व्यक्ति बैठा हुआ था ना, अगर श्वेत व्यक्ति अगर आ जाता था तो पीछे में भी उसको उठाने का प्रयास करता था, तुम खड़े हो जाओ, बैठ के हम जाएंगे। तो उसी प्रकार का रोजा पार्क्स जो महिला थी वो काम करके थकी हुई आ रही थी और बस में बैठ करके जाने लगी। तो सीट पे बैठ गए। सीट पे बैठने के बाद क्या होता है कि एक श्वेत व्यक्ति आया, देखा सीट खाली नहीं है तो उसको उठाने का लगा, और वो महिला नहीं उठी, बोली नहीं हम क्यों उठेंगे, हम थके हुए हैं, आप खड़े रहो। बस इसी के बीच में, दोनों के बीच में क्या हो गया, बहस हो गया, भयंकर वाला बहस होने के बाद एक आंदोलन छिड़ गया। रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन औरत थी जिनकी एक विद्रोह प्रतिक्रिया ने अमेरिकी इतिहास की दिशा बदल दी, जिसमें क्या हो गया, वही बात पे बहस हुआ और एक विद्रोह ला दिया और अमेरिका के इतिहास को बदल के रख दिया। वो विद्रोह में क्या हुआ, एक आंदोलन हुआ, क्या हुआ, एक आंदोलन हुआ। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप एक कानून पास हुआ जिसे नागरिक अधिकार आंदोलन कहते हैं। समझ गया, अगर पूछेगा नागरिक अधिकार आंदोलन क्या है,
तो यही सब बात बोलना है। वो रोजा पार्क्स का कहानी बता देना है कि वो बस में उसके साथ कैसा हुआ, किस तरह से सैल्यूट किया गया और उसी पे बहस छिड़ा और वही बहस से क्या हो गया, एक आंदोलन हुआ। जो अफ्रीका और अमेरिकन औरत थी जिनकी एक विद्रोह प्रतिक्रिया ने अमेरिकी इतिहास की दिशा बदल दी। ये सब लिख देना है। तो एक आंदोलन हुआ, इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप एक कानून पास हो गया। ठीक है, जब ये सब चीज़ देखा कि सड़कें पे ये सब चीज़ हो रहा है तो सरकार, कोई राष्ट्रपति, वहाँ के राष्ट्रपति को पता चला तो इसके प्रति क्या कर दिया, कानून ला दिया। कौन सा कानून? नागरिक अधिकार आंदोलन, जिसे इंग्लिश में सिविल राइट्स मूवमेंट, समझ गया, सिविल राइट्स मूवमेंट बोलते हैं, हिंदी में नागरिक अधिकार आंदोलन बोलते हैं। तब जा कर के अश्वेत लोगों को बराबर का दर्जा मिला। कब? 1955 में जा कर के मिला है उसको, अश्वेत लोग को बराबर का दर्जा मिला गया। और रोजा पार्क्स का जो जीवन काल था 1913 से लेकर 2005 तक, मतलब 1913 ईस्वी में उसका जन्म हुआ था, 2005 तक उसका जीवन काल रहा है रोजा पार्क से। अब बताओ, एक महिला इतना बड़ा क्रांति ला दिया, इतना बड़ा विद्रोह ला दिया, तो अगर ये आवाज़ नहीं उठाती, दबे हुए रहती, आज ये कानून पास नहीं होता, आज अमेरिका के इतिहास में बदलाव नहीं होता अश्वेत के प्रति। लेकिन अमेरिका के इतिहास में जो है अश्वेत के प्रति बदलाव लाने का जो एकमात्र काम किया है वो कौन है? रोजा पार्क्स। तो संघर्ष की है, आवाज़ उठाई है, तभी बदलाव आया। ठीक उसी प्रकार से आवाज़ यहाँ अगर हम हर चीज़ के प्रति अगर उठाना सीख जाएंगे, उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे? मेरा हक है, मेरा अधिकार है, और अपना अधिकार से हम वंचित क्यों रहेंगे? सरकार जब मेरा अधिकार हमें दे रखा है तो उस अधिकार से आप कौन होते हैं वंचित रखने वाले? आप क्यों वंचित रख सकते हैं? मेरा अधिकार मुझे चाहिए। मुझे यहाँ प्राथमिक स्कूल में पढ़ने के लिए 8 क्लास तक फ्री एजुकेशन का सिस्टम दिया गया है, भोजन का सिस्टम दिया गया, तो हम सब कुछ करेंगे। हमको पढ़ाई भी चाहिए, हमें भोजन भी चाहिए। वो हम लोग के लिए दिया जा रहा है। हम लोग नहीं तो आप लोग कहाँ? अगर स्कूल में एक भी बच्चा नहीं जाएगा तो शिक्षक का क्या काम है? कोई काम नहीं है। तो ये महिला आवाज़ उठाई, इसलिए परिवर्तन आया, इसलिए इसको इसका अधिकार मिला। अगर हम लोग भी आवाज़ उठाएंगे, तुम लोग भी आवाज़ उठाएगा, हमारा समाज भी आवाज़ उठाता है, तो इस चीज़ के प्रति 15 से 20 दिन में, ज़्यादा नहीं, 15 से 20 दिन में परिवर्तन ना आ गया तब तुम बोलना। यानी इसके लिए पहले आवाज़ उठाना होगा, हर चीज़ के प्रति सीखना होगा। बिना आवाज़ उठाए कुछ नहीं हासिल होने वाला है। फिर दबे रहोगे, जैसे दलित वर्ग सैकड़ों सालों से दबे हुए आ रहे थे। ये बात याद रखना। तो इस तरह से तुम्हारा क्या हो गया, ये चैप्टर ख़त्म हो गया। और ये चैप्टर ख़त्म हुआ और आगे देखेंगे कौन सा चैप्टर है, स्वास्थ्य के प्रति शायद अगला चैप्टर है, तो उसको कवर करेंगे। यानी तो होगा तो 7th क्लास का ज्योग्राफी, एक चैप्टर ये पढ़ लिया ना, होगा तो ज्योग्राफी या तो इतिहास का कोई पहला चैप्टर ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके ऐसे करके हम लोग पढ़ते चलेंगे। ठीक है ना? अगर ये अगर इसी का दूसरा चैप्टर हुआ तो इसी से दूसरा चैप्टर भी पढ़ लेंगे, या नहीं तो इसी का 7th क्लास का ज्योग्राफी का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, या तो इतिहास का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, पढ़ते हुए निकलते चलेंगे। चलो इसको नोट कर लो।